एक सुबह वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि चंद्रमा जो अरबों वर्षों से पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है, उसने अचानक अपनी दिशा बदल ली है। जहां जोसिंडा फॉलर का पूर्व देश मुक्ति का एक साधन प्रदान करता है, लेकिन यह इतना शानदार होता है कि कोई इन पर विश्वास नहीं करता। साल 2011 में पृथ्वी की कक्षा में सैटेलाइट के मरम्मत के मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्री जोसिंडा फॉलर, ब्रायन हार्पर और एलन मार्कस पर काले कणों के झुंड के समान एक अज्ञात इकाई द्वारा हमला किया जाता है। ये हमला बहुत घातक होता है और इस हमले में एलन मार्कस ब्रायन से अलग हो जाता है। ब्रायन अंतरिक्ष यान में जाकर उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। अब ब्रायन जोसिंडा को, जो बेहोश हो गई थी, उसे पृथ्वी पर ले जाने का डिसाइड करता है, लेकिन जाने से पहले वो देखता है कि वो काले कण चंद्रमा पर छेद कर रहे हैं। अब 18 महीने बाद हम ब्रायन की वाइफ को देखते हैं, जिसने इस घटना के दौरान ब्रायन से ब्रेकअप कर लिया था। और अब उसे पता चलता है कि 18 महीने पहले हुई घटना की वजह से नासा ने ब्रायन को निकाल दिया है। ब्रायन उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नासा वाले उसकी बात नहीं सुनते। अब ब्रायन की वाइफ यहाँ से शिफ्ट हो रही थी, क्योंकि अब उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं था। अब सीन 10 साल बाद का दिखाया जाता है, जहां हम एक हाउसमैन केसी को देखते हैं, जिसे अंतरिक्ष के बारे में जानना और जानकारी इकट्ठा करना पसंद था। तभी उसे मून के ऑर्बिट में कुछ गड़बड़ दिखाई देती है और वो अपने मेल पर इसकी इंफॉर्मेशन मंगवाता है। इंफॉर्मेशन देखने के बाद केसी शॉक्ड हो जाता है। वो इसके बारे में बताने के लिए नासा वालों को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर उसकी बात नहीं होती। दूसरी तरफ हम जोसिंडा मतलब जो को देखते हैं, जिसे नासा से इंपॉर्टेंट कॉल आती है, जिसके बाद जब जो ऑफिस पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि मून का ऑर्बिट शिफ्ट हो रहा है और उन्होंने मून के मेयर क्रिजियम में कुछ अनवांटेड एक्टिविटी भी नोटिस की है। इधर केसी अभी भी नासा से कांटेक्ट करने के प्रयास में लगा था, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। तब एक न्यूज़पेपर को देखकर उसे पता चलता है कि आज एस्ट्रोनॉट डे है, इसलिए वो उस स्कूल में चला जाता है जहां एस्ट्रोनॉट डे मनाया जा रहा था। वहां पहुंचने पर केसी को छोटे बच्चे मिलते हैं और वो उन्हें मून के बारे में बताने लगता है। तभी वहां ब्रायन हार्पर आता है, जो वहां लेक्चर देने वाला था, जिसे केसी बताता है कि मून अपनी ऑर्बिट से भटक गया है। लेकिन ब्रायन को केसी की बात पर विश्वास नहीं होता और वो गार्ड से कहकर केसी को वहां से बाहर निकलवाने लगता है। लेकिन जाते समय केसी अपनी इंफॉर्मेशन ब्रायन की तरफ फेंक देता है। घर पहुंचने पर ब्रायन को उसकी एक्स वाइफ का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि उसका बेटा बिना लाइसेंस कार चलाते हुए पकड़ा गया और उसकी गाड़ी में ड्रग्स भी मिलता है। अगले दिन ब्रायन कोर्ट में जाता है, जहां कोई सबूत न होने की वजह से सोनी के डेट को पोस्टपोन कर दिया जाता है। इसके बाद हम केसी की मां को देखते हैं, जिन्हें शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस प्रॉब्लम थी, लेकिन उन्हें अपने बेटे केसी पर गर्व था। दूसरी तरफ जो अपने डायरेक्टर को बताती है कि मून अपने ऑर्बिट से बाहर जा रहा है और हमारे पास 3 हफ्ते से भी कम का समय है, इसलिए हमें जल्द ही इसे रोकना ही होगा, नहीं तो मून के छोटे कण पृथ्वी पर गिरने लगेंगे, जिससे दुनिया खत्म हो सकती है। नासा इस खबर को छुपाने के लिए कुछ करती, इससे पहले ही ये खबर चारों तरफ फैल जाती है। कोर्ट में ब्रायन जब इस न्यूज को देखता है तो उसे केसी की बात याद आती है। ब्रायन की वाइफ शहर से बाहर जाने का प्लान बनाती है, लेकिन वो सोनी के बिना नहीं जाना चाहती थी। अब नासा वाले मून की प्रॉब्लम का पता लगाने के लिए अपने कुछ एक्सपर्ट को वहां भेजते हैं और शहर में लोगों के बीच भगदड़ मच जाती है। लोग अपने जरूरत का सामान इकट्ठा करने लगते हैं। दूसरी तरफ ब्रायन केसी के पेपर को ढूंढकर केसी की वेबसाइट चेक करता है, जहां उसे केसी की एक वीडियो मिलती है। इधर नासा के एक्सपर्ट मून पर पहुंच गए थे और उन्हें वो बड़ा गड्ढा भी मिल जाता है, जहां वो प्रोब को लॉन्च कर देते हैं। दूसरी तरफ ब्रायन केसी से मिलने के लिए जाता है और केसी से पूछता है कि तुम्हें इन सब चीजों के बारे में पहले से कैसे पता है। तब केसी बताता है कि मुझे अंतरिक्ष की इंफॉर्मेशन पता करना पसंद है। वो ब्रायन को बताता है कि मून के बाहरी छोर पर कुछ गलत हुआ है, इसलिए मून अपने ऑर्बिट से बाहर जा रहा है। इधर नासा का प्रोब 25 किलोमीटर नीचे जाकर रुक जाता है और बहुत तेजी से बाहर निकलने लगता है। उसके साथ एक काले कण वाली अजीब सी चीज बाहर आती है और ये काले कण सारे एक्सपर्ट को मार देते हैं। ये देखकर जो काफी घबरा जाती है, क्योंकि उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। अब मून की ग्रेविटी बढ़ने की वजह से शहर में तेजी से पानी भरने लगता है और पूरा शहर पानी की चपेट में आ जाता है। ये आपदा इतना घातक होता है जिसमें कई मासूमों की जान चली जाती है। इस पानी की चपेट में केसी भी आ जाता है, लेकिन ब्रायन उसे बचा लेता है। इधर नासा का डायरेक्टर अपनी वाइफ को फोन करके कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। तब जो उससे कहती है कि तुम सब लोगों को ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तब डायरेक्टर बोलता है कि अगर तुम्हें नासा के बारे में जानना है तो तुम्हें एक आदमी से मिलना चाहिए, और वो जो को पता देकर वहां से चला जाता है।
जिसके बाद जो उसी एड्रेस पर जाती है जहां उसे उसी क्रीचर की पुरानी वीडियो मिलती है। तभी वहां एक बूढ़ा आदमी आता है जो जोसिंडा को द 20th of July 1969 की सारी बात बता देता है कि ये क्रीचर मून पर सालों से है। पूछने पर वो बताता है कि उन्हें ज़ुलू एक्स-रे 7 से रोका जा सकता था। जिसके बाद जो अपने एक्स हस्बैंड डग से इसके बारे में बात करती है। पहले डग मना करता है, लेकिन बाद में वो ज़ुलू एक्स-रे 7 को देने के लिए तैयार हो जाता है। अब नेशनल सिक्योरिटी के लोग ब्रायन को अपने साथ ले जाने आते हैं। वहां ब्रायन को जो मिलती है, जो ब्रायन को मून की वीडियो दिखाती है और ब्रायन से हेल्प मांगती है, लेकिन बदले में ब्रायन अपने बेटे सॉनी की रिहाई मांगता है। अब इनके पास पुराना क्राफ्ट था और इसी की मदद से ये लोग मून पर जाने वाले थे। जो का एक्स हस्बैंड EMP डिवाइस ले आता है जिससे उस क्रीचर को खत्म किया जा सकता है। अब ये लोग डिस्कशन कर ही रहे थे, तभी सोनी वहां आ जाता है, जिसे देख ब्रायन काफी खुश होता है। जिसके बाद ये लोग क्राफ्ट को स्टेशन पर ले जाते हैं, लेकिन अचानक वहां भूकंप आ जाता है जिससे इनके क्राफ्ट का एक इंजन खराब हो जाता है। अब इनका मून पर जाना लगभग नामुमकिन हो गया था, जिस वजह से जो सभी वर्कर को कोलोराडो जाकर सेफ रहने को बोलती है। लेकिन केसी जो को बताता है कि मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से कुछ ही समय में मून की ग्रेविटी 80% तक बढ़ जाएगी। तब जो को आइडिया आता है कि वो 2 इंजन के साथ शटल को लॉन्च कर सकते हैं और बाकी बूस्ट इन्हें मून की 80% ग्रेविटी दे देगी। अब ब्रायन केसी को भी अपने साथ चलने को बोलता है, जिससे केसी काफी खुश होता है क्योंकि उसे बचपन से ही एस्ट्रोनॉट बनना था। ब्रायन और जो अपने अपने बच्चों से मिलते हैं और जो की मेड और उसका बेटा सोनी के साथ कोलोराडो के लिए निकल जाते हैं। लास्ट टाइम केसी अपनी माँ से बात करके जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी ऑपोजिट ग्रेविटेशनल फोर्स इनकी तरफ बढ़ने लगती है और सही समय पर ये लोग किसी तरह टेक ऑफ कर लेते हैं। अब सोनी भी किसी तरह पानी से अपनी जान बचाता है और कुछ घंटे आगे जाने के बाद सोनी जो के हस्बैंड से बात करता है ताकि उन्हें बंकर में आने की परमिशन मिल सके। दूसरी तरफ ब्रायन और जो भी किसी तरह स्पेस में पहुंच जाते हैं और मून काफी तेजी से अर्थ की तरफ बढ़ रहा था। दूसरी तरफ हम सोनी को देखते हैं जहां रास्ते में कुछ गुंडे उसकी गाड़ी लेकर भाग जाते हैं। अब अर्थ पर मून के टुकड़े गिरने लगते हैं और ब्रायन भी अब मून के पास पहुंच जाता है और EMP डिवाइस को एक्टिवेट करके शटल में आ जाता है। अब वो क्रीचर मून से बाहर आता है, लेकिन वो डिवाइस के पास जाने के बजाय इन पर हमला करने लगता है। तब ब्रायन केसी का फोन तोड़ देता है, जिससे वो क्रीचर वापस चले जाते हैं। इधर ब्रायन की वाइफ का हस्बैंड सनी और बच्चों को ढूंढ लेता है। सोनी सभी को बताता है कि ये जगह सेफ नहीं है, हमें कोलोराडो के बंकर में जाके छुपना होगा। तब सोनी अपने एक्स पिता के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लाने जाता है, पर तभी वहां वही गुंडे आ जाते हैं। पर सोनी किसी तरह उन्हें चकमा देके भागने लगता है। वो गुंडे भी इनके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन आखिरकार वो गुंडे मून ग्रेविटी के चपेट में आने की वजह से मारे जाते हैं। इधर ब्रायन किसी तरह मून के अंदर चला जाता है और वहां उन्हें एक अलग ही दुनिया मिलती है। अब वो क्रीचर फिर से इन पे हमला कर देता है। ये लोग एक गेट के अंदर चले जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं और एक ग्रीन लाइट इन्हें स्कैन कर लेती है। इधर मिलिट्री वाले मून पर हमला करके उसे डिस्ट्रॉय करने वाले थे। अब जो और केसी को होश आ जाता है और उन्हें ब्रायन नहीं दिखता। वही हम ब्रायन को देखते हैं जिसका माइंड रीड करके बताता है कि तुम्हें उस AI क्रीचर को खत्म करना होगा। वो बताता है कि सालों पहले ये लोग टेक्नोलॉजी में बहुत आगे थे और वो लोग स्पेस में अपना घर बनाने वाले थे और इनकी हर एक चीज में सेंट्रल लर्निंग AI कंप्यूटर मदद कर रहा था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। इंसानों का बनाया AI ही उनके खिलाफ हो गया और वो टेक्नोलॉजी इंसानों को खत्म करने लगी। जिसके बाद उन्होंने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाए जिनमें मून भी था और आखिर में उस AI ने मून को ढूंढ लिया और अटैक करना शुरू कर दिया। और अगर उन AI क्रीचर्स को खत्म कर दिया जाए तो मून वापस अपने ऑर्बिट में आ जाएगा। अब ब्रायन होश में आकर जो और केसी से मिलता है और कहता है कि हमें जल्द ही उस क्रीचर को खत्म करना होगा और वहां की टेक्नोलॉजी ने इनका शटल भी ठीक कर दिया था। अब इन लोगों के वहां से निकलते ही वो क्रीचर फिर से इनका पीछा करने लगते हैं। इधर ऑक्सीजन की कमी से सभी मास्क लगा लेते हैं, लेकिन अपनी बेटी के ऑक्सीजन खत्म होने पर टॉम उसे अपना मास्क देकर उसे जाने को बोलता है। जब सोनी को इसके बारे में पता चलता है तो वो टॉम को ढूंढने के लिए जाने लगता है। तभी वहां ग्रेविटी सोनी को खींच लेती है और मिशेल उसे बचाने के लिए जाती है। दूसरी तरफ मिलिट्री वाले मिसाइल लॉन्च करने ही वाले थे, पर डग ऐसा नहीं होने देता क्योंकि उसे जो पर पूरा भरोसा था। इधर ब्रायन बात कर रहा था कि मुझे दुनिया को बचाने के लिए बॉम्ब के अंदर जाना होगा, पर तभी केसी बॉम्ब वाले पार्टीशन में चला जाता है और ब्रायन के मना करने के बाद भी वो नहीं मानता और कहता है मेरी माँ का ख्याल रखना। ये कहकर वो अलग हो जाता है। फिर जैसे ही वो क्रीचर केसी के पास आते हैं वो बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है।
मिशेल भी मून की ग्रेविटी की मदद से सोनी को बचा लेती है। अब अर्थ की ग्रेविटी वापस आ जाती है और मून अपने ऑर्बिट में जाने लगता है। सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है और सब अपने अपने बच्चों से मिलते हैं और ब्रायन को पता चलता है कि टॉम की अब डेथ हो गई है। सोनी पूछता है कि केसी कहाँ है। तब उसे ब्रायन बताता है कि उसने इस दुनिया को बचाया है। मून पर हम केसी को देखते हैं जिसे एआई कहता है कि तुम अब मून का हिस्सा हो, और ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।